प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का बेटा हार्दिक स्वागत है। ज्योग्राफी के लिए क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं बेटा, ठीक है। मैं केवल आपको इतना ज़रूर कहूँगा स्टार्टिंग में कि इस लेसन के अंदर केवल मैं आपको अब केवल प्रश्न लिखा रहा हूँ। समझ में आ गया? आंसर भले ही मैंने आपको उनके पहले ही ऑलरेडी लिखा रखे हैं, लेकिन प्रश्न बहुत ज़रूरी है लिखाना। समझ में आ गया कि प्रश्न की भाषा शैली जो है कैसे भी यानी कि चेंज होकर जो है आपके बीच में आ सकती है, लेकिन आपको यूँ लगना चाहिए कि इस वाले प्रश्न का आंसर जो है हमने ऑलरेडी कर रखा है। समझ में आ गया? तो देखना बेटा, मैं केवल प्रश्न इंडिकेट करूंगा, आपको केवल प्रश्न बताऊंगा ना, और प्रश्न ही मैंने आपको लगभग पिछले वीडियो में भी मैंने आपको जो है बेटा प्रश्न ही बताए थे कि ये प्रश्न ऐसे बनेगा और इस प्रश्न का आंसर जो है मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है ना। तो पिछला जो मैंने आपको जो आपका दूसरा लेसन चला हुआ है प्रवास वाला, इस प्रवास वाले लेसन में मैंने आपको जो लास्ट क्वेश्चन बताया था कि प्रवास के बराबर कौन से कारण बतलाइए। प्रवास के बराबर देखना बेटा, आगे मैंने आपको प्रश्न बताया था कि आर्थिक कारण नहीं, प्रवास के आर्थिक परिणाम बतलाइए। यहाँ तक मैंने आपको प्रश्न लिखा रखा है ना, और परिणाम आपने पहले ही पढ़ रखे हैं, है ना। इसी क्रम में देखना बेटा, अगला प्रश्न लिखना कि भारत में प्रवास मुख्य रूप से, भारत में प्रवास मुख्य रूप से, ठीक है, रोजगार एवं विवाह से संबंधित होता है। भारत में प्रवास मुख्य रूप से, अब आपको मैं प्रश्न लिख ही रहा हूं बस, है ना, पूरा लिखा भी नहीं होगा, लेकिन आपको आंसर समझ में आ गया होगा ना कि भारत में प्रवास मुख्य रूप से रोजगार एवं, आगे लिखना बेटा, रोजगार एवं काई से संबंधित होता है, विवाह से संबंधित होता है ना। विवाह से क्या होता है बेटा? विवाह से संबंधित होता है, और कथन को बराबर क्या कीजिए? स्पष्ट कीजिए। बन गया प्रश्न, आंसर आता है इसका आपको, है ना। तो भारत में प्रवास मुख्य रूप से रोजगार एवं विवाह से संबंधित होता है, और आगे लिखना बेटा, कथन को क्या कीजिए? कथन को स्पष्ट कीजिए। आपको आंसर देने में बिल्कुल भी कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको इस प्रश्न का आंसर पहले ही समझा रखा है ना। तो कथन को बराबर क्या कीजिए? स्पष्ट कीजिए। कथन को बराबर क्या कीजिए? स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो देखना बेटा, तो प्रवास मुख्य रूप से रोजगार से संबंधित होता है, क्योंकि रोजगार की दृष्टि से तो याद रखना बेटा, लगातार कौन? पुरुष लोग जो हैं, ठीक है ना बेटा, पुरुष लोग जो हैं रोजगार की दृष्टि से लगातार क्या करते हैं? पलायन करते हैं, या कहूँ तो बेटा प्रवास करते हैं। और रही बात, याद रखना बेटा, भारत में याद रखना बेटा, स्त्रियों के अंदर, किसके अंदर? स्त्रियों के अंदर जो प्रवास देखा जाता है वो काई के बाद देखा जाता है, ठीक है। विवाह के उपरांत स्त्रियों में भी क्या देखा जाता है? प्रवास देखा जाता है। बस इन्हीं दोनों पॉइंटों को आधार बनाकर आप अपने प्रश्न के आंसर को बढ़ाते चले जाइएगा। समझ में आ गया? तो याद रखना बेटा, भारत में प्रवास जो है मुख्यतः रोजगार और विवाह से संबंधित होता है। इस कथन की हमें पुष्टि करनी है, ठीक है ना। या भारत में प्रवास का मुख्य कारण, या लगा कि इस प्रश्न का दूसरा रूप लिख देना, या भारत में प्रवास का मुख्य कारण, या भारत में प्रवास का मुख्य कारण रोजगार एवं, यहां पे भी रोजगार और विवाह की बात आगे दोबारा से आ गई। रोजगार एवं क्या बेटा? रोजगार एवं विवाह है, क्यों? रोजगार एवं विवाह है, और आगे लिख देना क्यों। यहाँ पे भी आपसे कारण जानना चाह रहा है। क्या रखना बेटा, भारत में अगर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अगर कोई प्रवास होता है तो वो तो याद रखना बेटा, काई की दृष्टि से? रोजगार की दृष्टि से, है ना, कि व्यक्ति जो है अपने एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर जाता है तो क्यों जाता है ना, रोजगार को प्राप्त करने के लिए, या कहूँ तो बेटा अपनी आवश्यकताओं की विभिन्न जरूरतों को, या कहूँ तो बेटा अपने विभिन्न उद्देश्यों को क्या करने के लिए? पूरा करने के लिए। समझ में आ गया? ये तो होता है रोजगार की दृष्टि से जो प्रवास होता है वो कैसा होता है? पुरुष प्रधान होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है ना। और विवाह की दृष्टि से याद रखना बेटा, जो प्रवास होता है वह महिला प्रधान होता है। क्यों? क्योंकि महिलाएं जो है अधिकांशतः, याद रखना बेटा, महिलाएं जो हैं, इन महिलाओं में भी अधिकांशतः जो प्रवास देखा जाता है वो किस कारण से देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं विवाह के उपरांत, याद रखना बेटा, ठीक है, अपने मूल स्थान को छोड़कर, अपने जन्म स्थान को छोड़कर, याद रखना, कहाँ? किसके घर चली जाती हैं? पति के घर चली जाती हैं। समझ में आ गया? ये होता है स्त्रियों में प्रवास, जो कि काई के उपरांत देखा जाता है, विवाह के उपरांत देखा जाता है। आंसर नहीं कराऊंगा, अगले प्रश्न की ओर चलूंगा, है ना बेटा।
अगला देखिए, प्रवास के प्रतिकर्ष एवं अपकर्ष कारणों में। अगला क्वेश्चन लिखना बेटा, प्रवास के अपकर्ष एवं प्रतिकर्ष कारकों में। प्रवास के अपकर्ष एवं प्रतिकर्ष कारकों में, प्रवास के अपकर्ष एवं प्रतिकर्ष कारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न का आंसर भी मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है बेटा, ठीक है ना। अपकर्ष कारक वे होते हैं, परिभाषा निकालनी है। प्रतिकर्ष कारक कौन से होते हैं, उनकी परिभाषा निकालनी है। अपकर्ष कारक वे होते हैं जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कौन कौन से हैं, उनके उदाहरण जरूर लिख देना, ठीक है ना। ऐसे ही प्रतिकर्ष कारक कौन से होते हैं, ये वे कारक होते हैं जो व्यक्ति को उसका स्थान छुड़वाने के लिए क्या करते हैं, बाध्य करते हैं, ठीक है बेटा। और इसके भी आपको यहाँ, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों में क्या करने पड़ रहे हैं, अंतर करने पड़ रहे हैं, इसलिए समझ में आ गया, दोनों की परिभाषाएं और दोनों के उदाहरण, ठीक है। जब दोनों चीजें आप लिख दोगे तो दोनों के मध्य में क्या हो जाएंगे, अंतर हो जाएंगे। ये प्रश्न भी आपका मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। वही प्रश्न है जो आपको मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लेकिन प्रश्नों को आपके बीच में लिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न की भाषा शैली कैसी है वो ताकि आपको समझ में आवे, है ना बेटा। अगला देखना, लोग प्रवास क्यों करते हैं। प्रश्न है अगला बेटा, लोग प्रवास क्यों करते हैं। लोग प्रवास क्यों करते हैं, आगे लिखिएगा बेटा। भारत में प्रवास की 4 धाराओं का उल्लेख कीजिए। लोग प्रवास क्यों करते हैं, लोग प्रवास क्यों करते हैं। भारत में प्रवास, और भारत में प्रवास की बात आ गई तो यही से समझ जाना कि आंतरिक प्रवास की क्या पूछ रहा है हमसे, 4 धाराएं पूछ रहा है, समझ में आ गया। भारत में प्रवास की बात कर रहा है ना, तो भारत में प्रवास की कितनी धाराओं का, 4 धाराओं का वर्णन कीजिए। कह तो रहा है 4 धाराओं को समझाइए। तो भारत में प्रवास का मतलब याद रखना बेटा, आंतरिक प्रवास बन गया। आंतरिक प्रवास का मतलब अंतर्देशीय प्रवास बन गया, ठीक है बेटा। आगे देखना, भारत में प्रवास की 4 धाराओं को, ठीक है। तो भारत में याद रखना बेटा, प्रवास की कितनी धाराओं को, 4 धाराओं को संक्षेप में समझाइए, संक्षेप में समझाइए। यह प्रश्न का आंसर भी मैंने आपको करा रखा है। प्रवास क्यों करते हैं, प्रवास का कारण बता देना है आपको, समझ में आ गया। प्रवास के बहुत सारे कारण निकल के आते हैं, ठीक है। अपकर्ष कारक भी होते हैं, प्रतिकर्ष कारक भी होते हैं। तो इस दृष्टि से आप प्रश्न का आंसर यहाँ निकाल देना कि प्रवास क्यों करते हैं, रोजगार के लिए, विवाह के उपरांत भी होता है, अन्य प्रकार की जो याद रखना बेटा मानव की क्या होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं की जरूरतों को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए याद रखना बेटा लगातार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर क्या देखा जाता है, प्रवास देखा जाता है, ठीक है। और प्रवास की 4 धाराओं का मतलब आंतरिक प्रवास की वही 4 धाराएं, ग्रामों से ग्राम, ग्रामों से नगर, नगरों से नगर और नगरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर। आंसर क्लियर आपको करना है, ठीक है ना, आपको पता है आंसर इसका, ना बेटा। अगला देखिए प्रश्न, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है अगला बेटा, आंतरिक प्रवास एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में, आंतरिक प्रवास एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपका स्टेज सबसे ऊंचा है स्कूल के अंदर बेटा, हाई लेवल की आपकी क्लास है, स्कूल की नाक कही जाती है आपकी जो क्लास है बेटा, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि अब जो मैंने आपको प्रश्न लिखा है ऑटोमेटिकली इस प्रश्न का आंसर जो है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले करा रखा है आंतरिक प्रवास किसे कहते हैं, इसको ही अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। आंतरिक प्रवास को ही क्या कहते हैं, अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। और इधर पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ठीक है। तो क्या करना, दोनों की परिभाषाएं लिखोगे अंतर करते समय, ठीक है ना। तो आंतरिक प्रवास क्या होता है बेटा, कि देश की आंतरिक सीमाओं के, है ना, देश की आंतरिक सीमाओं के अंतर्गत, ठीक है, या देश की राजनीतिक सीमाओं के मध्य में ही होने वाला याद रखना बेटा प्रवास या लोगों का आवागमन क्या कहलाता है, आंतरिक प्रवास कहलाता है। और आंतरिक प्रवास जो है याद रखना बेटा अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों ही प्रकार का देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये तो कहलाएगा कौन सा, आंतरिक प्रवास। उदाहरण लिख देना, जैसे आगे लिखना चाहो तो आप
कैसे लिख दो, जैसे राजस्थान से गुजरात या राजस्थान के यार बेटा 2 जिले कौन कौन सी, भरतपुर और अलवर के मध्य में बराबर क्या करना, गमन करना या आवागमन करना। ठीक है, तो ये तो उदाहरण बन जाएगा काय का बेटा, आंतरिक प्रवास का। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की परिभाषा लिखना पहले, यानी कि एक देश से दूसरे देश के मध्य, समझ में आ गया, रोजगार की दृष्टि से या विभिन्न उद्देश्यों को बराबर क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए जब लोग बराबर क्या करते हैं, गमन करते हैं, या कहूं तो बेटा क्या करते हैं, आवागमन करते हैं, तो बराबर कौन सा प्रवास कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी याद रखना बेटा कितने रूपों में, 2 रूपों में, जैसे कौन कौन सी, अंतः महाद्वीपीय या कहूं तो बेटा अंतर महाद्वीपीय, इन दोनों ही रूपों में याद रखना बेटा कौन सा प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो है देखा जाता है। उदाहरण लिख देना, जैसे लिखना चाहो तो एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप, ऐसे भी लिख सकते हो। और जैसे लिख देना बेटा, जैसे कहूं तो बेटा भारत से बांग्लादेश, भारत से श्रीलंका, 2 देश, अलग अलग 2 देश लेने हैं, समझ में आ गया। तो भारत से श्रीलंका के मध्य में बराबर क्या करना, गमन करना, या कहूं तो बेटा क्या करना, आवागमन करना, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अंतर मैंने आपको पहले ही करा रखे हैं, लेकिन आपको आंसर चलते चलते मैंने यहाँ पे भी आपको एक बार और दोबारा रिवाइज कर दिया है। आंसर आपका बिल्कुल अब फाइनल हो जाना चाहिए। ठीक है ना बेटा। अगला देखिए प्रश्न, देखिए बेटा अगला प्रश्न है बेटा हमारा, भारत में प्रवास के किन्हीं 3 पर्यावरणीय प्रभावों को समझाइए। भारत में प्रवास के किन्हीं 3 पर्यावरणीय प्रभावों या कहूं तो बेटा पर्यावरणीय परिणामों। ठीक है, बात एक ही है, पर्यावरणीय प्रभाव कह दीजिए चाहे पर्यावरणीय परिणाम कह दीजिए, बात एक ही है। ठीक है ना बेटा। तो भारत में प्रवास के किन्हीं 3 पर्यावरणीय प्रभावों या कहूं तो बेटा परिणामों को बताइए, परिणामों को बताइए। ये प्रश्न आपके लिए रखना बेटा, है ना, 12th क्लास की बोर्ड के एग्जाम, ठीक है, 2017 में बोर्ड के एग्जाम कब आया था आपको, ये 2017 में ये प्रश्न, है ना, 12th के बोर्ड के एग्जाम के अंदर आया हुआ था बेटा ये प्रश्न, है ना। तो प्रश्न क्या है कि भारत में प्रवास के किन्हीं 3 पर्यावरणीय प्रभावों, है ना, और मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, ना, कि प्रवास के, मैंने आपको इधर देखना बेटा, आर्थिक परिणाम, ठीक है ना, जननांकीय परिणाम, सामाजिक परिणाम और पर्यावरणीय परिणाम। और पर्यावरणीय परिणामों भी मैंने आपको बता रखा है कि याद रखना बेटा कि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर होने वाले प्रवास से, है ना, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिक क्या हो जाता है, संकेंद्रण हो जाता है, जिसके कारण गंदी या मलिन बस्तियों, पहली समस्या। ठीक है। दूसरी समस्या बराबर मैंने आपको बताई थी बेटा कि याद रखना बेटा कि नगरीय क्षेत्रों में भूमि का जो जलस्तर है, भूमिगत जलस्तर जो है, समझ में आ गया, वो कहाँ चला जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। इसके अलावा तीसरी समस्या मैंने आपको बताई बेटा कि पर्यावरण प्रदूषण या कहूँ तो बेटा वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो ये क्या है, पर्यावरणीय परिणाम, करा दिया मैंने आपको, है ना। अगला प्रश्न देखिए बेटा, अगला प्रश्न है बेटा हमारा कि प्रवास के सामाजिक परिणाम बतलाइए। इनको अलग अलग बना दिया हमने प्रश्न, है ना, परिणामों को लेकर के हमने अलग अलग प्रश्न बना दिया, है ना। प्रवास के सामाजिक परिणामों को बतलाइए, प्रवास के सामाजिक परिणामों को बताइए। ये भी मैंने आपको करा रखा है बेटा, है ना। प्रवास के सामाजिक परिणाम मैंने आपको बता रखा है, जैसे क्या कहा बताया मैंने आपको, नवीन विचारों का, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर क्या होता है, प्रसार होता है, कहाँ से, नगरीय क्षेत्रों से, करा तो दिया। इसके अलावा विविध संस्कृतियों की आपस में मिलने से मिश्र संस्कृति का निर्माण होता है, करा दिया, है ना बेटा, बोलो, करा तो दिया। इसके अलावा मैंने आपको बताया बेटा कि एक दुष्परिणाम भी सामने निकल के आता है, काय के कारण, लोगों में खिन्नता की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण मैंने आपको बता रखा है बेटा कि लोग अधिकांशतः जो हैं शराब के सेवन या कहूँ तो बेटा आपराधिक क्रियाकलापों में भी क्या हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं। ये भी चाहो तो आप सामाजिक परिणाम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये करा रखा है मैंने आपको ऑलरेडी, है ना बेटा, कि प्रवास के बराबर कौन से परिणाम बतलाइए, सामाजिक परिणामों को बतलाइए, करा रखा है, ठीक है ना। अगला देखना बेटा, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रवास के जननांकीय परिणामों को, कौन से परिणामों को बेटा, भारत में प्रवास की, ये भी करा रखा है मैंने आपको ना, भारत में प्रवास की जननांकिकीय, भारत में प्रवास की जननांकिकीय परिणामों को बतलाइए,
भारत में प्रवास के जननांकीय परिणामों को बताइए। ये भी प्रश्न मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। केवल आपको सरसरी दृष्टि से प्रश्न को देखना है कि क्या पूछ रहा है, बस समझ आ गया। तो भारत में प्रवास के जननांकीय परिणाम का मतलब याद रखना, जिन स्थानों से लोग गमन करते हैं वहाँ की जनसंख्या कम और ये जहाँ जाकर बसते हैं वहाँ की जनसंख्या अधिक हो जाती है। या कहूँ तो बेटा ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण समझ में आ गया, ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात बढ़ जाता है जबकि नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात घट जाता है। समझ में आ गया, एक स्थान की जनसंख्या कम और दूसरे स्थान की जनसंख्या अधिक हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया बेटा कि किसी भी प्रदेश के अंदर या कहूँ तो बेटा देश के अंदर है ना, जनसंख्या का पुनर्वितरण बराबर इकाई के माध्यम से होता है, प्रवास के माध्यम से होता है। क्लियर। जननांकीय परिणाम कौन सा आगे बेटा, जननांकीय परिणाम, या यूं भी कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा आयु वर्ग की जनसंख्या है उसका प्रतिशत या उसका अनुपात कम हो जाता है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में युवा आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात या कहूँ तो बेटा प्रतिशत जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। आगे देखना बेटा अगला प्रश्न क्या है, प्रवास के, अगला प्रश्न बना देना बेटा, प्रवास के आर्थिक परिणाम। और आर्थिक परिणामों के लिए तो शायद मैंने आपको प्रश्न जो है करा दिया है ना बेटा, करा दिया है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखिए बेटा, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हैं, करा दिया है ना। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक करा दिया बेटा ना, तो मत लिखना भले ही, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हैं उदाहरण सहित बतलाइए, करा दिया है। इसके बाद में एक और प्रश्न आ रहा है कि प्रवास के, याद रखना बेटा, कौन से कारक, अपकर्ष कारक कौन कौन से हैं और इनको भी बराबर क्या कीजिए, उदाहरण सहित बतलाइए, व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे एक ही उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको यहाँ, उच्च वेतन, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको पहले ही लिखा रखे हैं, है ना बेटा। तो ये हो जाता है, ये भी मैंने आपको प्रश्न जो है बेटा करा रखा है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बेटा कि पड़ोसी देशों से भारत में हुए आप्रवास को, ये भी करा दिया मैंने आपको, है ना। कौन से देशों से बेटा, पड़ोसी देशों से, पड़ोसी देशों से भारत में हुए काई को, आप्रवास को, भारत में हुए बराबर काई को बेटा, आप्रवास को समझाइए, करा दिया बेटा मैंने आपको, है ना। आप्रवास को बराबर समझाइए, करा दिया है। प्रश्न का आंसर याद रखना बेटा, है ना। क्या कहा था मैंने आपको कि करा दिया बेटा, ये प्रश्न का आंसर भी मैंने आपको, है ना। कोई दिक्कत आपको लेने की जरूरत नहीं है। पड़ोसी देशों से भारत में हुए आप्रवास को पूछ रहा है हमसे, है ना। तो मैंने बताया था आपको बेटा, भारत में, है ना, भारत के अलावा, भारत के पड़ोसी देशों के अलावा की बात करूं तो भारत के अंदर देखना बेटा ना, विश्व के अन्य देशों से 53, 63, 099 बताया था मैंने आपको, समझ में आ गया। ये जो है याद रखना बेटा, इतनी की संख्या में जो मैंने आपको संख्या बताई है, इस संख्या में आप्रवासियों का आगमन बराबर याद रखना बेटा कहाँ हुआ है, भारत हुआ है। और इस होने वाले आगमन में मैंने आपको पहले बता रखा है कितना, 88.9% जो आप्रवासी याद रखना बेटा कौन से देशों से संबंधित थे, पड़ोसी देशों से संबंधित थे, ठीक है। और इन्हीं पड़ोसी देशों में अगर याद रखना बेटा आप्रवास के तौर पर सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या जिस देश से देखी गई बराबर वो कौन सा है, बांग्लादेश। और कितना है बेटा, 27.47 लाख, मैंने आपको पहले ही करा रखा है। इसके अलावा पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से भी, नेपाल से भी, समझ में आ गया, श्रीलंका से भी, है ना, भारत के विभिन्न पड़ोसी देशों से भारत की ओर बराबर क्या देखा गया, आप्रवास देखा गया, ठीक है। और इनमें मैंने आपको बता रखा था शरणार्थियों की भी बराबर क्या की जाती है, संख्या सम्मिलित की जाती है, वो भी मैंने आपको करा रखा है, ठीक है ना बेटा। अगला देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की, देखना बेटा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है, लिख लेना एक बार जरूर, है ना, लिख जरूर लेना। आंसर को आपको बेटा समझना है कि आपने कैसे उसको ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है, पता है आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, ध्यान सुनना ना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है, एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के, एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कोई तीन कारण बताइए, कोई तीन कारण बतलाइए। बेटा देखना बेटा क्या कह रहा हूं ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की परिभाषा आप आसानी से निकालोगे, है ना, हंस हंस कर जो है आप अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की परिभाषा दे दोगे,
लेकिन यहाँ प्रश्न को सुनना, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कोई 3 कारण, और ध्यान दीजिएगा बेटा मैंने आपको पहले ही करा रखा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का एक तो बनता है राजनीतिक कारण, ठीक है ना, करा दिया, ठीक है ना। एक तो कौन सा बनता है बेटा, राजनीतिक कारण, ठीक है। इसके अलावा एक और मैंने आपको बताया था, धार्मिक एवं सामाजिक कारण, ठीक है, धार्मिक एवं कौन सा कारण, सामाजिक कारण, ठीक है, ये बन गया। और एक बनता है बेटा आपका, लास्ट में आपको एक और कारण निकालना है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का, तीसरा एक और कारण निकालना है, और वो कारण बन जाता है आर्थिक कारण। बोलो आंसर समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा ना। कि भारत के अंदर, जैसे मैं राजनीतिक कारण को मैं आपको बताऊंगा ना, तो भारत के अंदर लचर राजनीतिक व्यवस्था के कारण है ना, लाखों की संख्या में भारत के विभिन्न पड़ोसी देशों से, देखना बेटा, विभिन्न पड़ोसी देशों से है ना घुसपैठिए जो हैं, घुसपैठ के तौर पर आ जाते हैं और आकर के रहना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण यार कहना बेटा भारत से, समझ में आ गया, लोग जो हैं यार कहना बेटा कहाँ की ओर, अन्यत्र देशों की ओर, जैसे कहूँ तो बेटा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ओर क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं, राजनीतिक कारण, ठीक है। इसके अलावा धार्मिक कारण में मैंने आपको बताया था, ध्यान कीजिए, आपको सब कुछ याद आ रहा होगा ना। और धार्मिक कारण में मैंने आपको बताया था बेटा कि भारत से यार बेटा विशेषतः कौन, मुस्लिम समुदाय के लोग, है ना, और कहाँ चले जाते हैं, ठीक है, विशेषतः खाड़ी क्षेत्र के जो इस्लामिक देश हैं वहाँ की ओर क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि इन मुस्लिम लोगों को कहाँ पहुँचने के बाद, खाड़ी क्षेत्र के इस्लामिक देशों में पहुँचने के बाद, ठीक है, वहाँ यार बेटा धार्मिक सुरक्षा की बराबर क्या होती है, अनुभूति होती है, धार्मिक कारण। बोला आया कि नहीं आया, है ना। और आर्थिक कारण का मतलब उच्च स्तरीय जीवन जीने के लिए, है ना, या कहूँ तो बेटा भारत में पाई जाने वाली गरीबी, बेरोजगारी, समझ में आ गया, निर्धनता, ठीक है, अशिक्षा के कारण आ जाएगा, के कारण लोग जो हैं लगातार कहाँ, समझ में आ गया, विश्व के अन्यत्र देशों की ओर बराबर क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं, आर्थिक कारण बनेगा। मैंने आपको करा रखा है पहले, है ना बेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में करा दिया ये प्रश्न मैंने आपको, है ना, भारत में ग्रामीण से नगरीय प्रवास की, भारत में ग्रामीण से नगरीय प्रवास के किन्हीं 3 प्रतिकर्ष कारकों की व्याख्या कीजिए, करा दिया है बेटा, है ना, करा दिया है मैंने आपको, ठीक है भाई। अगला देखना बेटा, प्रवास की पहली तरंग को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, प्रवास की पहली तरंग, और तीनों तरंग एक साथ करा रखी है, मैंने आपको बड़ा प्रश्न बनाया था एक दिन वीडियो में, मैंने आपको ये प्रश्न का आंसर करा दिया है ना। प्रवास की कौन सी तरंग को स्पष्ट कीजिए, बोलो, प्रवास की पहली तरंग या प्रवास की प्रथम तरंग को स्पष्ट कीजिए। आपको बता दिया मैंने, है ना, क्या कि पहली तरंग बराबर कौन से काल में देखी गई, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान देखी गई, या कहूँ तो बेटा उपनिवेश काल में देखी गई, करा दिया, ठीक है ना, याद आ गया होगा आपको, है ना। और अंग्रेज लोगों द्वारा, और कहूँ तो बेटा पुर्तगालियों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, ठीक है, भारत से लगातार भारतीय श्रमिकों को विश्व के अन्यत्र देशों की ओर बराबर क्या कराया गया, गमन कराया गया, ठीक है, ले जाया गया, और रोपण कृषि में कार्य कराने हेतु मैंने आपको पहले ही प्रवास की पहली तरंग बता रखी है। लेकिन आप प्रश्न बना लेना बस खाली, है ना। तो प्रश्न क्या बनाइएगा बेटा, कि प्रवास की पहली तरंग को स्पष्ट कीजिए। प्रवास की पहली, या कहूँ तो बेटा लिख देना ऑब्लिक लगा के, प्रथम तरंग को स्पष्ट कीजिए। प्रवास की पहली या प्रथम तरंग को आगे लिखना बेटा, क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए, प्रवास की पहली तरंग, ठीक है बेटा। आंसर नहीं कराऊंगा, आपको आंसर समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बना रहा हूं बेटा मैं आपको, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन बेटा हमारा है कि प्रवासियों की दूसरी तरंग में किन किन को समाविष्ट किया जाता है। प्रवास की दूसरी तरंगों में किन किन को समाविष्ट किया जाता है। प्रवास की दूसरी तरंग में किन किन को समाविष्ट किया जाता है, निकाल दो। व्यापारियों को, व्यवसायियों को, कारखाना श्रमिकों को, कारखाना मजदूरों को। आ गया, बोलो आया कि नहीं आया। तो व्यवसायियों को, व्यापारियों को, ठीक है बेटा, शिल्पियों को, इसके अलावा कारखाना श्रमिकों को याद रखना बेटा कौन सी तरंग में, प्रवास की जो द्वितीय नूतन तरंग आती है उसमें सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। और क्यों, यानी कि ये इन्होंने यहाँ से भारत से प्रवास क्यों किया, है ना, आर्थिक विकास के याद रखना बेटा बेहतर अवसरों को क्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए इन्होंने इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई करा दिया आदि देशों की ओर बराबर क्या किया, प्रवास
किया। इसके अलावा 1970 के दशक में है ना पश्चिमी एशियाई देशों में अचानक से खनिज तेल के उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई, जिसके कारण भी यार रखना बेटा, ठीक है, इकाई की मांग में वृद्धि होने के कारण, मजदूरों की मांग में या श्रमिकों की मांग में वृद्धि होने के कारण भारत से यार रखना बेटा श्रमिकों द्वारा या भारतीय श्रमिकों द्वारा लगातार देखना बेटा कौन सा प्रवास देखा गया, बाह्य प्रवास देखा गया। आंसर क्लियर। तो दूसरी तरंग के बारे में केवल प्रश्न बना लेना बस, खाली है ना, कि प्रवास की दूसरी तरंग, प्रवास की कौन सी तरंग, प्रवास की दूसरी तरंग में, प्रवास की दूसरी तरंग में, प्रवास की दूसरी तरंग में किन किन को समाविष्ट किया जाता है, किन किन को समाविष्ट किया जाता है। ये लो साहब, प्रश्न का आंसर मैंने आपको बता दिया। चलते चलते हर प्रश्न का आंसर मैं आपको दोबारा से रिवाइज करता हुआ चल रहा हूं, लेकिन प्रश्न जरूर याद रखना क्या कह रहा है, ठीक है ना। प्रवासियों की तीसरी तरंग को स्पष्ट कीजिए। प्रवास की तीसरी, अगला क्वेश्चन बनाइए तीसरा जो भी आपका है बेटा, प्रवासियों की तीसरी तरंग, प्रवासियों की कौन सी तरंग, तीसरी तरंग, प्रवासियों की तीसरी तरंग को स्पष्ट कीजिए। अब ये भी मैंने आपको बता रखा है ना कि यार रखना बेटा प्रवासियों की जब तीसरी तरंग आती है तो यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा, है ना, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा तीसरी तरंग में बराबर क्या देखा गया, प्रवास देखा गया। इसमें मैंने आपको बता रखा है बेटा कि यहाँ एक तो बात आई थी 1960 के दशक के बाद चिकित्सकों में और अभियंताओं ने, ठीक है, और इसी में आया था बेटा 1980 के दशक के बाद, बोलो आया कि नहीं आया। और 1980 के दशक के बाद मैंने आपको बताया बेटा सॉफ्टवेयर अभियंताओं, ठीक है, प्रबंध परामर्शदाताओं, ठीक है, वित्तीय विशेषज्ञों और संचार माध्यम से संबंधित व्यक्तियों में, समझ में आ गया क्या देखा गया, प्रवास देखा गया, ठीक है ना, आ जाएगा। तो प्रवास की तीसरी तरंग में, है ना, क्या करने के लिए, अरे एक बेहतर जीवन स्तर व्यतीत करने के लिए, एक बेहतर जीवन या कहूँ तो बेटा उच्च स्तरीय जीवन व्यतीत करने के लिए, या कहूँ तो बेटा अधिक आय प्राप्त करने के लिए लोगों द्वारा, ठीक है, या भारतीय लोगों द्वारा ग्रेट ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन, कनाडा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, समझ में आ गया, जर्मनी आदि देशों की ओर बराबर क्या देखा गया, प्रवास देखा गया। तीसरी तरंग भी मैंने आपको ऑलरेडी करा रखी है, ठीक है। प्रश्नों को बना लीजिए यहां तक। अगला जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, प्रश्न लिखाने जा रहा हूं, ये याद रखना बेटा, ये एग्जाम आपको राजस्थान की याद रखना बेटा उच्च माध्यमिक परीक्षा के अंतर्गत 2012, है ना, होने को तो बहुत पुराना बोल रहा है प्रश्न आने में, है ना, 2012 का बोल रहा है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम के अंतर्गत ये प्रश्न आ चुका है ना। और प्रश्न क्या है उसको बेटा इसके तुरंत बाद ऐड कीजिए, आ गया ना। और प्रश्न ऐसा आएगा जिसका भी आंसर मैंने आपको करा रखा है, लेकिन प्रश्न को थोड़ी देर पढ़ना, समझना और अपने माइंड के अंदर प्रश्न को बैठाने का प्रयास करना कि ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, मैं समझ में आ गया, तब जाके आंसर सेट करना। जल्दबाजी करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखना बेटा, उपनिवेश काल में अंग्रेजों ने भारतीय श्रमिकों को, समझ में आ गया होगा तो बहुत सारे बच्चों के तो, है ना, बस उपनिवेश काल में अंग्रेजों ने भारतीय श्रमिकों को, प्रश्न तो मैंने अभी पूरा बोला ही नहीं बोला है, लेकिन आंसर तो जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं, है ना, जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, बाकायदा बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो उनको तो आंसर समझ में आ भी गया होगा, है ना। केवल कितना बोलने से कि उपनिवेश काल में अंग्रेजों द्वारा या अंग्रेजों ने भारतीयों को, बस यहीं से आंसर समझ में आ गया होगा कि प्रश्न क्या बनेगा कि किन देशों की ओर प्रवास कराया गया और कौन से कार्य हेतु प्रवास कराया गया। प्रश्न को लिख लीजिए बेटा, उपनिवेश काल में अंग्रेजों ने भारतीय श्रमिकों को उपनिवेश काल में अंग्रेजों ने भारतीय श्रमिकों को उपनिवेश काल में अंग्रेजों ने भारतीय श्रमिकों को किन किन क्षेत्रों में भेजा था, 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 एवं आगे बढ़ाना प्रश्न के आंसर को, ना प्रश्न को आगे बढ़ाना भी तो, है ना, एवं इन्हें किस कार्य के लिए भेजा गया था,
एवं इन्हें किस कार्य के लिए भेजा गया था। मैंने आपको पहले बता रखा बेटा है ना कि इन भारतीय श्रमिकों को जो भेजा गया वर्ल्ड के अन्यत्र देशों की ओर जब भेजा गया तो कौन से, याद रखना बेटा, कौन से अधिनियम के तहत, है ना, भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, गिरमिट एक्ट, जो कि एक क्या था, एक समयबद्ध अनुबंध था। समझ में आ गया। तो गिरमिट एक्ट नामक समयबद्ध अनुबंध के तहत भारतीय श्रमिकों को, है ना बेटा, इन याद रखना बेटा, किनके द्वारा, अंग्रेज लोगों द्वारा भारतीय श्रमिकों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों से करा दिया। कहाँ की ओर, है ना, मॉरिशस, कैरिबियन देश, ट्रिनिडाड, टोबैगो, गुयाना, आ गया फिजी, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों की ओर, याद रखना बेटा, कौन सा कार्य कराने हेतु, रोपण कृषि में कार्य कराने हेतु भेजा गया। करा रखा मैंने आपको ना। और ये बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है 2012 में। कब आया हुआ है बेटा? 2012 में, ठीक है ना। तो ये प्रश्न जो है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2012 के अंदर आया हुआ है ना बेटा। आगे चलते हैं, आगे देखना बेटा, अगला प्रश्न आपको निकाल कर बता देते हैं बेटा कि भारत में पुरुष प्रवास का कारण बतलाइए। भारत में पुरुष प्रवास का कारण बतलाइए। करा रखा है, ये भी करा दिया बेटा। भारत में पुरुष प्रवास का कारण बताइए। करा दिया बेटा मैंने आपको ये प्रश्न ना। और पुरुषों में प्रवास क्यों देखा जाता है? रोजगार की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न भी मैंने आपको करा रखा है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखता हूं बेटा मैं आपके लिए, है ना, कि कौन सा प्रश्न आपके लिए अब आने वाला है। ठीक है भाई, अच्छा ये भी करा दिया बेटा मैंने आपको। अनियंत्रित प्रवास का एक नकारात्मक परिणाम बतलाइए। गंदी वस्ती या मलिन वस्तियों का उदय होता है। करा दिया। ठीक है ना। हुंडी क्या है? करा दिया। ठीक है ना। हुंडियों के कोई दो प्रयोग बतलाइए, दो उपयोग बतलाइए। ये भी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है ना बेटा, सुनते रहिएगा आप, मैं आपको जो प्रश्न बोल रहा हूँ ना, ये प्रश्न भी मैंने आपको करा दिया है ना बेटा। अच्छा जी, उसके बाद में देखना बेटा, अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय प्रवास क्या है, अंतर स्पष्ट कीजिए। करा दिया है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन सुनना बेटा, भारत में आंतरिक प्रवास की कोई दो धाराएं बतलाइए। है ना, प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में आंतरिक प्रवास की कोई दो धाराएं बतलाइए। है ना, कौन से प्रवास की? आंतरिक प्रवास की। और सुनो बेटा, होती तो चार हैं, आंतरिक प्रवास की धाराएं कितनी हैं? चार। लेकिन सीधा सीधा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि आंतरिक प्रवास की कोई बराबर दो क्या बतलाइए? धाराएं बतलाइए। तो कोई दो धाराओं का मतलब आपको दो ही धारा बतलानी है। समझ में आ गया? कोई भी दो, ग्रामों से नगरों की ओर या नगरों से नगरों की ओर। निकाल दोगे प्रश्न? तो आंतरिक प्रवास की कोई बराबर दो क्या बतलाइए? धाराएं बतलाइए। ठीक है ना। तो यहां से आगे देखना बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा आपके लिए। किस राज्य में विवाह स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण नहीं है? उतार लेना। वैसे मैंने आपको ये प्रश्न बड़े आकार में करा रखा है ना। किस राज्य में विवाह स्त्रियों के प्रवास का बराबर क्या नहीं है? मुख्य कारण नहीं है। समझ में आ गया होगा कि मेघालय में स्त्री विवाह प्रवास कानून भिन्न है। आ गया ना। तो मेघालय आंसर आएगा इसका। क्या आएगा बेटा? मेघालय। तो प्रश्न को जरूर लिख लेना बेटा, एक छोटा सा प्रश्न बन रहा है ना, चलते चलते बना देते हैं कि किस राज्य में विवाह स्त्रियों के प्रवास का, लिख दो बेटा, किस राज्य में विवाह, ठीक है ना, विवाह स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण नहीं है। स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही, है ना, इस प्रश्न के संदर्भ में एक बड़ा प्रश्न मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही करा रखा है ना। और ऑलरेडी क्या प्रश्न करा रखा है बेटा, ध्यान से सुनना, आपका ध्यान चाहूंगा बेटा, है ना, कि प्रश्न मैंने आपको बताया था कि बेटा मेघालय राज्य में स्त्री विवाह प्रवास कानून अन्य राज्यों से भिन्न है ना। क्योंकि अन्य राज्यों में तो क्या होता है कि विवाह के उपरांत स्त्री को, मैंने आपको पहले बता रखा है बेटा, है ना, स्त्री को याद रखना बेटा, विवाह के उपरांत अन्य राज्यों में, है ना, किसकी तुलना में? मेघालय राज्य की तुलना में। ठीक है ना, विवाह के उपरांत
स्त्रियों को बराबर कहाँ जाना होता था बेटा, अपने पति के घर जाना होता है। समझ में आ गया। जबकि मेघालय राज्य में यह अन्य राज्यों से भिन्न है। समझ में आ गया। तो मेघालय में क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि विवाह के उपरांत, है ना, स्त्री को पति के घर जाने की बजाय, समझ में आ गया, पति को ही, किसको बेटा, पति को ही, याद रखे बेटा, किसके घर आकर रहना होता है, महिला या कहूं तो बेटा स्त्री के घर आकर रहना होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गया। तो बताओ स्त्री जो विवाह प्रवास कानून है वो भिन्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेघालय में भिन्न है। समझ में आ गया। मेघालय में कैसा है बेटा, भिन्न है। समझ में आ गया। तो याद रखना बेटा, विवाह के कारण, है ना, तो कौन से राज्य में, है ना, मेघालय में। समझ में आ गया। क्या प्रवास का मुख्य कारण नहीं बनता है। समझ में आ गया। प्रवास का मुख्य कारण नहीं बनता है। समझ में आ गया। मेघालय में क्या होता है, अधिकांशतः मैंने आपको बताया, है ना, कि परिवार कैसे होते हैं, महिला प्रधान होते हैं। समझ में आ गया। महिला मुखिया पाई जाती है घर के अंदर, है ना। इसके अलावा मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, ये जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी अपनी, यार करना बेटा, अपनी क्या चलती है, सामाजिक परंपराएं चलती हैं, सामाजिक नियम चलते हैं। समझ में आ गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मेघालय में ये भी होता है, क्या होता है बेटा, कि मेघालय में ये भी होता है कि माँ की मृत्यु के बाद, है ना, माँ की मृत्यु के बाद, ठीक है, जो पारिवारिक संपत्ति होती है उसके उत्तराधिकार का जो स्वामित्व बनता है। समझ में आ गया। उत्तराधिकार का जो स्वामित्व होता है वो पुत्र के बजाय बराबर, यार रखना बेटा, किसको प्राप्त होता है, पुत्री को प्राप्त होता है। मैंने भी आपको ये करा रखा है ना। तो किस राज्य में विवाह, है ना, स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण नहीं बनता है। ठीक है। तो याद रखना बेटा, आंसर निकाल दीजिएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका आंसर। हालांकि इसका बड़ा प्रश्न मैंने आपको करा रखा है और बड़े प्रश्न में से ही यहाँ छोटा प्रश्न आपके लिए बना हुआ है। ठीक है। तो आंसर बराबर क्या आ जाएगा बेटा, मेघालय। क्लियर। आगे देखिए बेटा अगला क्वेश्चन। देखो बेटा, ये भी मैंने आपको करा रखा है। सुना, 3 प्रश्न सुनना और वेरी मोस्ट है तीनों प्रश्न, है ना। तीनों प्रश्न कौन से वेरी मोस्ट हैं, एक एक नंबर के लिए वेरी मोस्ट हैं। क्या है बेटा, कि भारत करा दिए हैं, लेकिन आपका ध्यान चाहूंगा बस, है ना, कि भारत, ठीक है, और भारत में देखना बेटा उस नगरीय समूह का नाम बतलाइए जहां सर्वाधिक आप्रवास देखा जाता है। तो नगरीय समूह पूछेगा तो आंसर आएगा मुंबई। ठीक है। सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला नगर मुंबई। ठीक है। आप्रवासियों की संख्या वाला, ठीक है ना, मुंबई। और सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला राज्य, तो मुंबई जब याद रखना बेटा नगरीय समूह है तो सर्वाधिक आप्रवासियों की संख्या वाला, ठीक है, राज्य बराबर याद रखना बेटा हर हाल में आपको निकालना है महाराष्ट्र। कौन सा निकालना है बेटा, महाराष्ट्र। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, एक और चीज कि भारत के किन दो राज्यों से सर्वाधिक उत्प्रवासियों की संख्या देखी जाती है। ठीक है ना। तो भारत के किन 2 राज्यों से सर्वाधिक उत्प्रवास देखा जाता है या उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक देखी जाती है, तो ये भी मैंने आपको आंसर करा दिया है। एक तो आएगा राज्य बराबर कौन सा बेटा, उत्तर प्रदेश। कौन सा आएगा, उत्तर प्रदेश। और एक राज्य बराबर आएगा बेटा बिहार। ठीक है। तो भारत के उन 2 राज्यों के नाम बतलाइए जहां से सर्वाधिक उत्प्रवासियों की संख्या देखी जाती है। समझ में आ गया। और सर्वाधिक उत्प्रवासियों की संख्या जहां से देखी जाती है उसमें एक राज्य तो आ गया उत्तर प्रदेश और एक राज्य आ गया बेटा बिहार। ठीक है ना। उतार लीजिए, यहां तक समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन सुनना। उपनिवेश काल में भारतीय उत्प्रवास अधिनियम को किस नाम से जाना गया, गिरमिट एक्ट के नाम से जाना गया। ठीक है। और एक क्वेश्चन देखना बेटा अगला, वर्तमान में भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किन 2 आधारों पर की जाती है। एक तो जन्म का स्थान और एक निवास का स्थान। करा दिया ना। एक तो काय का स्थान, जन्म का स्थान, और एक निवास का स्थान। प्रश्न को दोबारा से सुन लीजिए क्या कह रहा हूं कि भारत में, या कहूं तो बेटा वर्तमान में भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किन 2 आधारों पर की जाती है। तो एक तो आधार बनाया जाता है बेटा जन्म का स्थान और एक आधार क्या बनाया जाता है, निवास का स्थान। पहले बता दिया मैंने आपको, है ना। यदि मैंने आपको बताया था ना कि जन्म के स्थान के आधार पर तो आप कैसे निकाल दोगे ना, क्या निकालोगे, यदि जन्म का स्थान, सीधी बात है, यदि जन्म का स्थान, ठीक है ना, यदि जन्म का स्थान बता दिया मैंने आपको पहले, है ना, यदि जन्म का स्थान काय के स्थान से भिन्न है
अरे बेटा गणना के स्थान से भिन्न है, ठीक है। तो इसकी याद रखना बेटा, प्रवासियों के तौर पर क्या की जाएगी, काउंटिंग की जाएगी, ठीक है ना। तो एक तो जन्म के स्थान पर, ठीक है, और जन्म के स्थान के बारे में भी आपको क्या लिखना होगा, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से बराबर क्या है, भिन्न है। और एक और आपको मैंने बताया था बेटा, काय का स्थान, निवास का स्थान, काय का स्थान बेटा, निवास का स्थान, ऑलरेडी मैंने आपको ये भी समझा रखा है ना। और निवास के स्थान में आपको क्या लिखना होगा, यदि निवास का, ठीक है, यदि निवास का बराबर कौन सा स्थान, यदि निवास का बराबर याद रखना बेटा पिछला स्थान, ठीक है ना, यदि निवास का पिछला स्थान, अरे बेटा काय के स्थान से भिन्न है, गणना के स्थान से भिन्न है, ठीक है ना। तो इन दोनों आधारों पर, ठीक है, कौन कौन से आधारों पर, जन्म का स्थान और काय का स्थान, निवास का स्थान, इन दोनों आधारों पर याद रखना बेटा वर्तमान में भारत की जनगणना में प्रवास की गणना, ठीक है ना। वर्तमान में भारत में काय की बेटा, वर्तमान में भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किन दो आधारों पर की जाती है। तो एक तो बनता है जन्म का स्थान, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, इसके अंदर हमें ये बात याद रखनी है। जबकि निवास के स्थान का मतलब हमें आगे यहाँ अंदर क्या लिखना है, यदि निवास का पिछला स्थान, है ना, यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से बराबर क्या है, भिन्न है, ठीक है। तो भारत की जनगणना में प्रवास की गणना इन दो आधारों पर की जाती है, जन्म का स्थान और गणना का स्थान, यानी कि जन्म का स्थान और एक और निकालेंगे बेटा दूसरा निवास का स्थान, ठीक है। यहाँ तक आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। और कोई क्वेश्चन आपके लिए बन रहा हो तो मैं देख लेता हूँ बेटा, थोड़ा वेट कीजिए। अगर कोई प्रश्न बन रहा है तो ठीक, नहीं तो लगभग ये चैप्टर जो है बेटा एंड हो चुका है इस चैप्टर का, ठीक है बेटा, चैप्टर का एंड ही समझो बेटा, ठीक है। अगला चैप्टर मैंने आपको पहले ही बता ही रखा है बेटा, है ना। चैप्टर के अंदर ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने आपको पहले ही, है ना, किसी ना किसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों के आंसर मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी क्लासरूम के अंदर या कहूँ तो बेटा ऑनलाइन क्लास के अंदर ऑलरेडी कराए हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न की भाषा को जरूर पकड़िएगा कि ऐसे टाइप से भी प्रश्न जो है बनकर हमारे बीच में बोर्ड के एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, है ना। तो इन प्रश्नों को, है ना बेटा, केवल प्रश्नों को लिखाने का मेरा पर्पज बस यही था कि आप प्रश्नों को थोड़ा समझें, इनके आंसर किस तरह से बनेंगे उनको भी आप समझें, ठीक है। इन प्रश्नों को कराने का पर्पज मेरा यही था, ठीक है ना बेटा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी नहीं करा रखा है, लेकिन प्रश्न की भाषा शैली चेंज है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, इसी मकसद से। समझ में आ गया। कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड के एग्जाम के अंदर चाहे 1 नंबर के लिए प्रश्न आ जाए, है ना, 1 नंबर के लिए प्रश्न आ जाए, तो आप भले ही प्रश्न का आंसर जानते होंगे, लेकिन एग्जामिनर ने अगर प्रश्न की भाषा शैली को थोड़ा सा भी तोड़ मरोड़ दिया, तोड़ मरोड़ने का मतलब समझ में आ गया, प्रश्न की भाषा शैली को, जैसे मैंने तो कॉपी में आपको प्रश्न कैसे टाइप से लिखाया हुआ है और एग्जामिनर ने उसी प्रश्न की भाषा को थोड़ा सा बदल दिया आपके बीच, समझ में आ गया, तो आप चौंक जाओगे। आप ऐसा फील करोगे कि पता नहीं ये प्रश्न कहाँ से आ गया, ये प्रश्न का आंसर तो हमें आता ही नहीं है, समझ में आ गया, इस प्रश्न का आंसर तो हमें आता ही नहीं है। ऐसा आपको फील नहीं करना है, आपको प्रश्न को टक्कर मारनी है, समझ में आ गया। प्रश्न को टक्कर मारने का मतलब प्रश्न की भाषा शैली को बार बार पढ़ना है आपको कि प्रश्न क्या कहना चाहता है, समझ में आ गया। तब जाकर के आराम से, है ना, तनाव को दूर रखते हुए प्रश्न का आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है बेटा। इसके बाद में मैं कह रहा हूँ बेटा, इस चैप्टर के तुरंत बाद, है ना, कल अगली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको बेटा चैप्टर नंबर 3, ठीक है, ज्योग्राफी के खंड व में भी, है ना, इस लेसन के तुरंत बाद मानव विकास, चैप्टर का नाम मानव विकास, ठीक है। और मानव विकास की अवधारणा के जनक कौन है, याद रखिएगा बेटा, डॉक्टर महबूब उल हक पाक अर्थशास्त्री, ठीक है, जिन्होंने 1990 में, याद रखना बेटा, मानव विकास रिपोर्ट का बराबर क्या किया, प्रकाशन किया, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में कल फिर आएंगे अपना बेटा आपके बीच एक नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बेटा, ठीक है, टेक केयर।